गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं चैप्टर 2 का सारांश दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि चैप्टर 1 के सारे प्रश्न क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सभी लघुत्तरीय प्रश्न भी बच्चे अपने कॉपी में कर लिए होंगे। मेरे बच्चों, आज मैं चैप्टर 2 जो एक कहानी है कवि का चुनाव, उसको लेकर उपस्थित हुआ। मेरे बच्चों ध्यान, कहानी वो छोटी है लेकिन शिक्षाप्रद है। इसका एक विशेष संदेश भी है। कैसे, थोड़ा ध्यान दो। इस कहानी में एक राजा है। एक दिन राजा के मन में ये बात आई कि उसके दरबार के लिए कवि का होना बहुत जरूरी है। उसने अपने नौजवान मंत्री को बुलाया और उसने कहा, जाइए नगर में ढिढोरा पिटवा दीजिए कि राजा को एक कवि की आवश्यकता है। जो भी अपने आप को कवि समझता है वो राजमहल में आकर खबर दे। मेरे बच्चों, ढिढोरा पिटवाने के अर्थात अनाउंसमेंट कराने के जस्ट तीसरे दिन 1001 व्यक्ति महल के सामने आकर खड़े हो गए। 1001 मंत्री ने जाकर राजा को बताया, महाराज 1001 कवि आकर महल के सामने खड़े हो गए हैं। राजा ने कहा, अरे हमको तो एक कवि चाहिए, अरे 1001 है, जाकर उनकी कविताएं देखिए। मंत्री गया, उनकी जो भी 1001 वहाँ कवि थे सबकी कविताएं उसने पढ़ी, लोगों से पढ़वाई। 1001 कवियों की कविताएं बहुत ही सुंदर और मधुर थी। अब उनमें से कौन सच्चा कवि है मंत्री नहीं समझ पाए। अब आगे क्या करे, वो तो खुद निर्णय नहीं कर पाए कि इनमें से कौन अच्छा कवि है, क्योंकि सभी कवियों की कविताएं सरस और मधुर थी, सुंदर भी थी। उसने क्या किया कि 1001 कवियों के नाम एक बहुत ही सुंदर पेपर पे लिखे, ले जाकर के उसने राजा को दे दिए। लीजिए महाराज, यही है वे कवि। कैसे कवियों में पता लगा जाए कि इनमें कौन अच्छा कवि है जो राज दरबार के लिए होगा। राजा 1 घंटे सोचा, 2 घंटे सोचा, 3 घंटे सोचा, चौथे घंटे में ही उसको उपाय मिल गया। उसने अपने मंत्री से कहा, जाइए सभी कवियों को जो 1000 ले जाइए, उन्हें कारागार में डाल दीजिए और चेतावनी दीजिए, गिव देम वार्निंग, चेतावनी दीजिए कि कोई भी कवि कविता नहीं लिखेगा, कारागार में बैठकर दिन बिताएगा। जो कविता लिख दिया उसको सबसे ताकतवर व्यक्ति कोड़े से मारेगा। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने 1001 कवियों को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अब 1001 में 900 कवि डर के मारे कविता ही नहीं लिखे। They didn't write any poem, नहीं लिखे, बचे 101। राजा ने कहा कि हाँ
ये 900 कवि नहीं थे, ये 101 कवि है। अभी 101 कवि में मुझे एक कवि चाहिए। ऐसा करो कि जो 900 कवि हैं वो तो कवि नहीं थे, जाओ उन्हें 6-6 महीने की पगार देकर, पेमेंट देकर घर भेज दो। 6-6 महीने की पगार देकर, ताकि वे लोग खुशी खुशी जाए। और 101 जो कवि हैं इनको ले जाकर हमारे मोर महल में ठहरा दो और उनको हर प्रकार की सुविधा दे दो, हर प्रकार की सुविधा। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दो, अच्छा भोजन करने के लिए दो, अच्छे ढंग से रहने के लिए दो। मंत्री ने कहा जैसी आपकी मर्जी। वो 101 कवियों को ले जाकर मोर महल, राजाओं का जो सबसे आराम करने वाला घर होता था, उसको मोर महल कहते थे। सभी कवि मोर महल के ऐशो आराम में डूब गए। अच्छा खाने के लिए मिलता था, अच्छे बिस्तर पर सोने के लिए मिलता था, अच्छा कपड़ा पहनने के मिलता था। परिणाम हुआ कि 101 में 100 कविता लिखना ही भूल गए, कविता लिखना ही भूल गए। लेकिन उनमें एक ऐसा कवि था, क्यों भूल गए? क्योंकि खाने के लिए अच्छा मिलता था, पहनने के लिए अच्छा मिलता था, रहने के लिए अच्छा घर था। क्या चाहिए? एकदम लग्जरियस लाइफ था, एकदम सुखों से भरा। 100 भूल गए कविता करना, लेकिन एक कवि उसमें ऐसा था, एक कवि जो महल के ऐशो आराम को वो महत्व नहीं देता था। वो अच्छा जैसे भी रहता था, मतलब उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वह आराम से बैठकर कविता करता था। जब उन 101 कवियों को देखने राजा गया तो उनमें 100 व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए जो किसी काम के नहीं थे। एक कवि था जो दुख और सुख में भी कविताएं करता था, छिप कर। इनको भी 101 कवियों को भी कविता ना लिखने की मनाही थी कि कोई कविता नहीं करे। ये तो 100 वैसे भी कविता करने वाले नहीं थे। राजा को एक कवि मिल गया। उसने अपने मंत्री से कहा कि यही हमारे राज दरबार का कवि हो और इसे अच्छा वेतन दिया जाए, रहने के लिए अच्छा घर दिया जाए, या रोज हमें एक अच्छी कविता सुनाएंगे। इनका काम इतना ही होगा। वो कवि अपने कार्यकाल के पहले दिन राजा को एक कविता लिख करके सुनाया, दूसरे दिन भी एक कविता सुनाई, तीसरे दिन उसने चिट्ठी लिख कर दे दी। चिट्ठी में क्या लिखा था कि मेरी कविताएं किसी के गुलाम नहीं है, मैं एक स्वतंत्र कवि हूं, मुझे वेतन नहीं चाहिए, आप अपनी नौकरी रखिए, मैं चला। और मेरे वजूद चले गए। राजा ने कहा अपने मंत्री से, देखिए यह स्वाभिमानी व्यक्ति है, यही सच्चा कवि है। जो पैसे के लालच में नहीं आता वही सच्चा कवि होता है। मंत्री इस बात का ध्यान रहे कि कवि जब अपने गांव जाए वहां इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा कवि होता है वह किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। कहानी खत्म मेरे बच्चों। अब मैं कुछ भाग का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। शुरुआत में दिया हुआ है, जिस राजा की बात की गई है, चांद और सूरज के प्रिय महाराज में जो राजा थे वे
सूर्य और चांद के भी, चंद्रमा के भी प्यारे थे। कहने का मतलब ये कि प्रजा के प्रिय राजा था। वही प्रजा के प्रिय राजा ने एक दिन अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक कवि की जरूरत है जो सच्चा कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी। पहले मेरे बच्चों, एक व्यक्ति ढोल बजाते हुए चौराहे पर खड़ा हो जाता था और मुनादी घुमा देता था, जो अनाउंसमेंट होता करता था। आज वो सिस्टम बदल गया है। जैसे बिजली काटना होता है जगह में, देखते हो बिजली विभाग के कर्मचारी एक गाड़ी लेते हैं, उसमें लाउड स्पीकर लगा रहता है और वो चारों तरफ घोषणा कर देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली कटेगी। उसी को डुगडुगी पिटवाना कहते हैं। राजा के नौजवान मंत्री ने डुगडुगी पिटवा दी कि राज्य को एक कवि चाहिए। परिणाम क्या हुआ? तीसरे दिन 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे और कहते थे कि हम कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सबकी कविताएं सुनी। 1001 कवियों की कविताएं सुनने के लिए मंत्री को 21 दिन का समय लगा। एक दो कवि नहीं थे ना कि कविता सुनेगा, 1001 थे और सबकी कविताएं सुनने में मंत्री को 21 दिन लगे। उन कब सुनी, देखा कि वे सब कविताएं सुंदर शब्दों और रसीले भावों से युक्त थी। उनमें मधु जैसे मिठास थी, यौवन की शोभा थी, मधुभरी उपमाएं थी, मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। कहने का मतलब उनकी कविताएं बहुत सुंदर थी। अब वो भी नहीं समझ पाया कि कौन इसमें से अच्छा कवि, मगर उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। नौजवान मंत्री इसका फैसला न कर सका। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, चौथे दिन फूल की पंखुड़ियों पर, मतलब एक बहुत सुंदर कागज में 1001 कवियों का नाम लिखा और ले जाकर वो नेम लिस्ट, सूची, नेम लिस्ट महाराज को दे दी। लीजिए महाराज, आप ही फैसला करिए कौन सबसे अच्छा कवि है। महाराज को हैरानी हुई, बोले क्या ये सब के सब कवि हैं? मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, सबकी कविताएं बहुत सुंदर और मधुर है ना? और जितने भी कवि 1000 किसी भी कविता कम नहीं है, सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं। महाराज चिंता, उन्होंने कहा अरे हमें तो एक कवि चाहिए, क्या करना है? महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटा विचार किया, 3 घंटा विचार किया, चौथे घंटे में सोच लिया क्या करना है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, इन सबको ले जाकर के कैद कर दो और इनसे काम करवाओ और देखो, चेतावनी दे दो कि ये कविताएं नहीं करेंगे। जो कविता करेगा उसको सबसे ताकतवर आदमी कोड़े से मारेगा, है ना? इन्हें कोलू चलाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता लिखेगा उसके ऊपर हमारे नगर का सबसे बलवान आदमी कोड़े बरसाएगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब उस नगर में एक भी कवि न था, न कोई कविता की चर्चा काव्य की चर्चा करता। लोग अभावों के संकट में कहानियां सुनते थे और उनके हाथ पर अफसोस करते थे। सभी एक दूसरे पर रोते थे, मैंने क्यों कविता लिखी। लेकिन मेरे बच्चों, 1001 में 101 पिटाई के डर से लिखना बंद नहीं किए, कविताएं करते रहे। मेरे बच्चों, 6 महीने बाद आफ्टर 6 months महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए, उन सबकी तलाशी की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने कारागार जेल की कठिन यातनाओं के बीच रहते हुए भी रात के समय में जाकर पहरेदारों से बचकर कविताएं किए। पिटाई के डर से डरे नहीं,
महाराज बड़े खुश हुए, है ना। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा मंत्री, ये 900 आदमी कभी न थे, 900 कभी नहीं थे। डर के मारे कविता लिखना छोड़ दिए। वो कभी कैसे? कभी वो होता है जो किसी से डरता नहीं है ना। इन्हें देखिए, इनको 6 महीने की तनख्वाह पगार देकर भेज दो, और 1 से 1 जो आदमी है, इन्हें देखिए 1 से 1 आदमी किसी हद तक कभी है, इनको रहने के लिए हमारा मोल मोहल दे दो, इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये अच्छे कपड़े पहनते थे, रात को अच्छे बिस्तर पलंग पर सोते थे, ऐसा आराम में जीवन व्यतीत करने लगे। फिर 6 महीने बाद फिर से राजा रंग महल में रहने वाले 1 से 1 कवियों को देखने गया। वहां देखो क्या हुआ, मिलने गए, उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने बेपरवाही के 6 महीने में क्या कुछ लिखा, हम सुनना चाहते। तो लोग आराम के जीवन जिए, 6 महीने में क्या लिखे? और सबके सब चुप, क्योंकि वे लोग सुख भोगने में लगे थे, कविता लिखे नहीं थे, क्या सुनाएंगे। मेरे बच्चों, 1 से 1 आदमियों में से केवल एक ऐसा था जिसने मोर महल की किसी भी इंद्र सभा में भाग नहीं लिया था और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधता रहा। केवल एक कवि कविता लिखता रहा। जैसे जंगल में खुद मोर नाचता है, वैसे वो व्यक्ति खुद कविता करता रहा और खुद देखकर खुश होता रहा। चांद और सूरज के प्यारे महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी कभी न थे, 100 है ना, कभी न थे, आराम के भूखे थे। जब ये कहे थे अपने दुर्दशा पर होते थे, है ना। चूंकि इस वक्त इनका जीवन बहारों से खाली था, इसलिए इन दिनों में जीवन प्यारा न था। उस समय इन्होंने कविताएं लिखी, पर उसमें भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब बुरे दिन बीत गए तो काव्य और कल्पना की कला ही भूल गए। दे फॉरगॉट टू राइट द पोएम, है ना। ये कुछ दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कवि हैं, दुख के दिन के कवि नहीं है। इन्हें भेजो, उनको वेतन देने की बात ही नहीं थी। कलाकार ने इन्हें धक्के मार कर भगाओ। जो 100 बच्चे थे ना, धक्के मार कर भगाने के आदेश दिए, है ना, धक्के मार कर निकाला। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह एक सच्चा कवि है जिसके लिए सुख और दुख दोनों एक बराबर है। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते और जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यही एक सच्चा कवि है मेरे बच्चों, है ना, यही सच्चा कवि है। 1000 जो थे वो तो सब पत्थर कंकड़ थे, जो एक ये बचा है वो सच्चा हीरा है ना। हम इसे आज से अपना दरबारी कवि नियुक्त करते हैं। इस जो जितना पेमेंट मांगे इसे दे दो, वो मांगी पेमेंट दो। मेरे बच्चों, वो व्यक्ति राज दरबार का कवि बन गया, है ना। सुनो आगे क्या हुआ, समरी सुनाया हूं। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन एक कविता सुनाई और तीसरे दिन एक चिट्ठी दे दिया। क्या लिखा था उस चिट्ठी में, ध्यान देना। मुझे इस तरह की कविता नहीं हो सकती, मैं आपके लिए अब कविता नहीं लिखूंगा, नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूं, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूं। आपके अधीन रखकर रोज आपको कविता सुनाओ, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी तो महाराज अभागा है। महाराज ने कहा, नहीं, यही सच्चा कवि है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, वो अभागा नहीं, यही सच्चा कवि है। यह आज़ाद और आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वो गुलामी की ही कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, हमारे दरबार में आए या ना आए, अपने घर में रहे, लेकिन इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान होगा। इसके सुख का ध्यान रखना होगा मंत्री तुम्हें। महाराज की बातें सुनकर मंत्री की आंखें
खुल गई। कहानी समाप्त। मेरे बच्चों, अगले पीरियड में मैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर भी करके कंप्लीट कर दूंगा। पहले क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि बच्चों को आंसर याद करने की ज़रूरत न पड़े। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन, वेरी मच थैंक यू। ओके, हाय राम।